10 महीना राजनीति शास्त्र विभाग सहाचार्य। आज हम BA पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र में हाब्स का अध्ययन करेंगे और हाब्स में भी हाब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। हाब्स की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत का है, जिसका वर्णन विभिन्न चरणों में इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला है मानव स्वभाव का चित्रण। हाब्स का मूल मंत्र है स्वयं को पढ़ो और इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक समाज का प्रत्येक अध्ययन मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होना चाहिए। मानव स्वभाव के संबंध में हाब्स के विचार हमें सबसे पहले 1640 में प्रकाशित डी कार्पोरे पोलिटिको में मिलते हैं और उसके बाद लेवाइथन के प्रथम भाग के अंतिम 4 अध्यायों के आरंभ में मानव स्वभाव का चित्रण एक स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी के रूप में करता है, जो सदैव स्वयं अपने ही हित साधन की चेष्टा में लगा रहता है। अपने स्वार्थ के लिए वह निरंतर लड़ाई झगड़ा करता रहता है। उसका मुख्य उद्देश्य अपने यश को बढ़ाना होता है और उसमें शक्ति वृद्धि की लिप्सा बराबर बनी रहती है। यह लिप्सा उसे बराबर क्रियाशील रखती है और यह इतनी तीव्र होती है कि इसकी वजह से वह बराबर बेचैन रहता है। मनुष्य की यह लिप्सा तभी लुप्त होती है जबकि उसकी मृत्यु हो जाती है। हाब्स के अनुसार मानव प्राणियों का परीक्षण यह सिद्ध करता है कि उनमें कोई बहुत बड़ा अंतर या विषमता नहीं है। वे सब लगभग बराबर हैं। शारीरिक मानसिक शक्तियों के दृष्टिकोण से प्रकृति ने सब मनुष्यों को इतना बराबर बनाया है कि यद्यपि एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा शारीरिक रूप से अधिक बलिष्ठ और बौद्धिक रूप से अधिक तीक्ष्ण हो सकता है, किंतु यदि वह बातों को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य में अंतर कुछ अधिक नहीं है। इस प्रकार अपने लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता सभी व्यक्तियों में समान है। हाब्स मनुष्य को इतना अधिक आत्म केंद्रित, स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी मानता है कि उसके अनुसार मनुष्य में निस्वार्थता का गुण है ही नहीं। दया की भावना देखने में निस्वार्थ जान पड़ती है, पर हाब्स उसका भी स्वार्थ रूप में ही विश्लेषण करता है। उसके अनुसार जब हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें भय उत्पन्न होता है कि कहीं हमारी भी ऐसी दशा न हो जाए। इस भय से हमें क्लेश का अनुभव होता है और यही दया का मूल है। इस प्रकार धर्म भी भय पर ही निर्भर है। दूसरा है प्राकृतिक अवस्था। राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को हाब्स प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देता है और मानव स्वभाव का चित्रण करने के बाद वह यह बताता है कि ऐसी प्रकृति वाले मनुष्यों की प्राकृतिक अवस्था में क्या दशा होती है। हाब्स इस संबंध में तार्किक ढंग से आगे बढ़ा और उसकी प्राकृतिक अवस्था वैसी ही है जैसी कि पूर्णतया स्वार्थी और समान शक्तियों वाले मनुष्य की नियंत्रण सत्ता के अभाव में हो सकती है। आपने प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की है वह वस्तुतः अराजकता का ही दूसरा नाम है और इस अवस्था में सबका सभी से निरंतर संघर्ष या युद्ध चलता रहता है। इस स्थिति के संबंध में हाब्स ने कहा है कि हम मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 प्रमुख कारण देखते हैं: प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, भय, फियर और यश, ग्लोरी। प्रतिस्पर्धा के कारण वे लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। हाब्स की प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है की धारणा पर आधारित थी और उसके अंतर्गत जो कोई भी जो कुछ भी ले सके और जितनी देर अपने पास रख सकने में समर्थ हो वही उतने समय के लिए उसका हो जाता था। इस अवस्था में मनुष्य का जीवन दुखमय होना अवश्यंभावी है और किसी प्रकार की प्रकृति की कल्पना नहीं की जा सकती। हाब्स के
अनुसार ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, जल परिवहन, भवन निर्माण, यातायात के साधनों, ज्ञान व समाज आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता तथा मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, पाशविक और क्षीण होता है। हाब्स प्राकृतिक अवस्था की अपनी इस कल्पना को किसी ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर सिद्ध नहीं करता, वरन अनुमान करता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की दशा इसी से मिलती जुलती रही होगी। वह अपने अनुमान के पक्ष में तर्क देते हुए कहता है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान जब कोई संप्रभु शासक नहीं था, ऐसी दशा हुई थी और ऐसी दशा आजकल उन जातियों की पाई जाती है जो असभ्यता के कारण राजनीतिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकती। अंतर्राष्ट्रीय जगत का उदाहरण देते हुए हाब्स कहता है कि सभी राज्यों पर कोई उच्च सत्ता न होने के कारण ही वे प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं और उनमें परस्पर युद्ध होता रहता है। अपने इन उदाहरणों के आधार पर हाब्स का कहना है कि मनुष्यों को एक दूसरे के साथ रहने में सुख नहीं वरन बड़ा दुख और कष्ट मिलता है और इसलिए वे एक दूसरे के साथ तभी रह सकते हैं जबकि उन्हें शक्ति के आधार पर ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए। प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में बड़ा अंतर है। उसके मतानुसार प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता। प्राकृतिक कानून की कल्पना इससे भिन्न है। उसके अनुसार मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात प्राण रक्षा के लिए घातक हो। प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है और प्राकृतिक कानून से दायित्व का। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार तो निरंतर संघर्ष की स्थिति को जन्म देते हैं, किंतु इसके विपरीत प्रकृति के कानून बुद्धि द्वारा निर्दिष्ट वे नियम हैं जिनके अनुसार आचरण करके व्यक्ति सुगमता पूर्वक अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं और प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बच सकते हैं। हाब्स इस प्रकार 19 प्राकृतिक नियमों की कल्पना करता है, जिनमें 3 अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त करने और शांति स्थापित रखने के लिए प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने को तत्पर रहना चाहिए और दूसरों के विरुद्ध उतनी स्वतंत्रता पर ही संतोष कर लेना चाहिए जितनी वह दूसरों को स्वयं के विरुद्ध देने के लिए तैयार हो। तृतीय नियम यह है कि व्यक्ति द्वारा उन समझौतों का पालन किया जाना चाहिए जो स्वयं उसने किए हैं। इस प्रकार प्रकृति के नियम उन शर्तों की व्याख्या करते हैं जिनके आधार पर समाज का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। सेवाइन लिखता है कि वे एक ही साथ पूर्ण दूरदर्शिता के सिद्धांत भी हैं और सामाजिक आधार के नियम भी। प्रकृति के इन नियमों के संबंध में विशेष बात यह है कि कानून केवल अलंकारिक भाषा में ही कहा जा सकता है। कानून उच्च सत्ता द्वारा दिया गया आदेश होता है और इसके पीछे बाध्यकारी शक्ति का बल होता है, किंतु ये नियम विवेकपूर्ण परामर्श मात्र हैं जिनका मानना किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। ये तो वे शर्तें हैं जो आत्मरक्षा में सहायक हो सकती हैं, किंतु जिनका पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। अनुबंध और राज्य की उत्पत्ति। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम विद्यमान थे, किंतु बाध्यकारी शक्ति के अभाव में सभी व्यक्तियों द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता था और जब तक सभी उनका पालन न करते कोई एक व्यक्ति उनका सफलतापूर्वक पालन न कर सकता था। अतः आवश्यकता एक ऐसी संस्था की थी जो शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को शांति रखने के लिए बाध्य कर सके। व्यक्तियों में स्वार्थ और सामाजिकता होते हुए भी आत्मरक्षा, शांति और सुरक्षा की इच्छा तो विद्यमान थी ही, अतः वे उपयुक्त प्रकार की संस्था की स्थापना के लिए प्रेरित हुए। हाब्स के अनुसार राज्य की स्थापना का केवल एक ढंग है और वह है समस्त व्यक्तियों का अपनी समझ शक्ति को एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के प्रति समर्पित कर देना। केवल इसी पद्धति को अपनाकर संघर्ष के मूल कारण इच्छाओं की अनेकता के स्थान पर एकता को जन्म दिया जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शासन के कार्यों का कर्ता समझकर
उनका पालन कर सकता है। केवल इसी प्रकार से प्रजाजन शासक की इच्छा को अपनी इच्छा और उसके निर्णय को अपना निर्णय मान सकते हैं। हाब्स के अनुसार राज्य की स्थापना व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर की गई है। हाब्स ने इसका सूत्र इस प्रकार दिया कि मानव प्रत्येक व्यक्ति से कहता हो कि मैं अपने ऊपर शासन करने के सब अधिकार इस व्यक्ति या सभी को इस शर्त पर देता हूँ और उनकी सत्ता इस शर्त पर स्वीकार करता हूँ कि तू भी इसी प्रकार अपने सब अधिकार इसे दे डाल और उसके सभी कार्यों को स्वीकार करें। यह वह सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य का जन्म जनता के अपने